हेलो विद्यार्थियों, सरस्वती कोचिंग सेंटर बाय राहुल सर में आपका स्वागत है। आज के हम अपने जो है एजुकेशनल वीडियो नंबर 57 के थ्रू जो है क्लास 12 के फिजिक्स का जो है लेक्चर नंबर 10 आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आज के हमारे इस लेक्चर नंबर 10 का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है विद्यार्थियों, सेलों के संयोजन एवं संयोजन के प्रकार एवं उनकी गणितीय व्याख्या। विद्यार्थियों, इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको अगर लेक्चर नंबर 10 या इससे आगे की घटनाओं को अच्छी तरह से समझना हो तो आप लेक्चर नंबर 9 का पार्ट 1 और 9 का पार्ट 2 देख करके ही एंट्री लें, जिसमें मैंने सेल से संबंधित संपूर्ण संक्रियाओं को बताया है और लास्ट में आई सेल के बारे में हमने सोचा है। अगर धात्विक चालक है तो उसमें ओम के नियम के हिसाब से धारा बहेगी जो कि I बराबर B/R है, लेकिन अगर विद्युत अपघटनी चालक है विद्यार्थियों तो उसमें सेल के या बैटरी के हिसाब से धारा बहेगी जो कि होता I सेल बराबर E/R प्लस स्मॉल r। I सेल मतलब सेल की धारा, ई का मतलब सेल का विद्युत वाहक बल, कैपिटल आर का मतलब सेल का बाह्य प्रतिरोध, स्मॉल आर का मतलब सेल का आंतरिक प्रतिरोध। आप उसे देख करके ही यहां पर प्रवेश करें तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। आज की क्लास में हम ये सोचते हैं कि लोगों को सेलों को जोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी, आखिरकार लोगों ने ये डिसीजन क्यों लिया कि हमें सेलों को जोड़ना चाहिए। विद्यार्थियों, आप इमेजिन करें कि अगर मेरे पास ये एक सेल है, अकेला सेल कितनी विद्युत धारा दे सकता है। अगर ये हमारे पास एक सेल है, अगर हमारे पास यह एक सेल है तो अकेला सेल कितनी विद्युत धारा दे सकता है। इसीलिए लोग ये चाहते थे कि हमें विद्युत धारा ज्यादा से ज्यादा मिले, वोल्टता ज्यादा से ज्यादा हो। इसलिए लोगों ने सोचा कि हम अब एक या दो से अधिक सेलों को आपस में मिला दें, क्योंकि एक सेल से तो कोई संयोजन नहीं बनता। संयोजन बनाने के लिए हमें दो से अधिक सेलों की जरूरत पड़ेगी। तो उन्होंने दो से अधिक सेलों को आपस में मिलाने के लिए सोचा। अब दो से अधिक सेलों को आपस में मिलाने की जो प्रक्रिया है वो सेलों का संयोजन है और सेलों के संयोजन को ही बैटरी कहते हैं। ये मैंने लेक्चर नंबर 9 के पार्ट 1 और पार्ट 2 के थ्रू आपको बता दिया है। तो सेलों का संयोजन लोगों के द्वारा इसलिए महसूस किया गया ताकि वोल्टा या विद्युत वाहक बल या फिर उससे बहने वाली जो है आई सेल मैक्सिमम हो सके। तो सबसे पहले आप यहां पर सोचें, सेलों का संयोजन किसे कहते हैं, सेलों का संयोजन किसे कहते हैं। फिर महसूस करें कि सेलों के संयोजन की आवश्यकता क्यों महसूस की गई। तो सेलों के संयोजन को आप अच्छी तरह से समझ सके होंगे कि सेलों का संयोजन किसे कहते हैं। दो से अधिक सेलों को एक विशेष प्रकार से आपस में जोड़ने या मिलाने की प्रक्रिया ही सेलों का संयोजन कहलाती है। सेलों का संयोजन करना क्यों आवश्यक है, सेलों को जोड़ना क्यों आवश्यक है, मैंने आपको पीछे बता दिया। लोग परिपथ में जो है धारा या वोल्टा के मान को एक समुचित रूप में लाना चाहते हैं, मेंटेन करना चाहते हैं, इसलिए सेलों के संयोजन की आवश्यकता महसूस की गई। सपोज कर लीजिए घर में जो इन्वर्टर की बैटरियां लगी होती हैं, कभी कभी पूरी सप्लाई जो है एक बैटरी से हो नहीं पाती, तो फिर हम दो से अधिक बैटरियों को आपस में मिला देते हैं तो बैटरियों का भी संयोजन हो गया। तो मतलब कभी भी जब आप संयोजन किसी का करो, चाहे प्रतिरोध का करो, चाहे संधारित्र का करो या फिर सेल का करो, तो संयोजन से पहले आप उस पर बेसिकली विचार कर लिया करो कि संयोजन करना जरूरी क्यों है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात आ जाती है कि सेलों का संयोजन कितने प्रकार से होता है। तो आप देखते हैं सेलों का संयोजन उतने ही प्रकार से हो सकता है जितने प्रकार से आप प्रतिरोध या संधारित्र का किए हो। जैसे सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन, सेलों का समांतर क्रम संयोजन। विद्यार्थियों, प्रतिरोधों और संधारित्रों का मिश्रित क्रम संयोजन होता है, किंतु डेरिवेशन की दृष्टि से वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन यहां पर सेलों का मिश्रित क्रम संयोजन भी हमें पढ़ना है स्पेशली, क्योंकि डेरिवेशन की दृष्टि से ये मेजर इंपॉर्टेंट है। इसलिए जब सेलों के संयोजन की बात आएगी तो हम इतना तो जरूर बोलेंगे कि सेलों का संयोजन 3 प्रकार से होगा: श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन और मिश्रित क्रम संयोजन। इस स्टेप का स्क्रीनशॉट लीजिए, एक एक का एक्सप्लेनेशन हम लोग शुरू करते हैं। अब विद्यार्थियों, कहानी शुरू होती है सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन से। सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं, सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं। आइए, हमारे पास सपोज करिए 3 सेल हैं और जितने ये कैप वाले हिस्से हैं
सेल के प्लस हैं, और जितने विदाउट कैप वाले हैं सब सेल के क्या हैं, माइनस है। जितने ये कैप वाले हिस्से हैं सब सेल के क्या हैं, प्लस हैं, और जितने विदाउट कैप वाले हिस्से हैं सब सेल के क्या हैं, माइनस है। अगर आप यहां से डिफिनेशन क्रिएट करें तो आपको पता चलेगा सेलों के संयोजन में, सेलों के संयोजन में जब पहले सेल के धन टर्मिनल को, सेलों के संयोजन में जब पहले सेल का ऋण प्लेट, जब पहले सेल का ऋण प्लेट दूसरे सेल के धन प्लेट से और दूसरे सेल का ऋण प्लेट तीसरे सेल के धन प्लेट से जोड़ा जाता है और इस प्रकार से संयोजन को आगे बढ़ाया जाए तो इस प्रकार के संयोजन को सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। दोबारा से रिवाइज करिए, सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं? सेलों के संयोजन में आने वाले जब पहले सेल के ऋण प्लेट को दूसरे सेल के धन प्लेट से, दूसरे सेल के ऋण प्लेट को तीसरे सेल के धन प्लेट से जोड़ा जाए और ऐसे संयोजन को आगे बढ़ाया जाए तो किस प्रकार के संयोजन को सेलों का श्रेणीक्रम संयोजन कहते हैं? आपने एग्जाम्पल के रूप में ही देखा होगा कि टॉर्च इत्यादि में लगे होने वाले जो सेल होते हैं ऐसे ही श्रेणी क्रम में व्यवस्थित होते हैं। जब पहले सेल का ऋण प्लेट दूसरे सेल के धन प्लेट से, दूसरे सेल का ऋण प्लेट तीसरे सेल के धन प्लेट से जुड़ा हो और ऐसे संयोजन को आगे बढ़ाया जाए तो इस प्रकार का संयोजन सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। अब आप इस स्टेप को आगे समझने की कोशिश कीजिए। सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन की परिभाषा आपको विदित हो गई होगी। अब आप आगे की ओर समझने की कोशिश करिए क्या होता है सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। आप एक चीज विशेष ध्यान दीजिएगा, सेल का जो बड़ा वाला प्लेट होता है वो धन प्लेट होता है, छोटा प्लेट ऋण प्लेट होता है, हर बड़ा प्लेट धन प्लेट है। विद्यार्थियों अगर आप चित्र से समझें, सेलों के संयोजन में जब पहले सेल के ऋण प्लेट को दूसरे सेल के धन प्लेट से और दूसरे सेल के ऋण प्लेट को तीसरे सेल के धन प्लेट से जोड़ा जाता है तो इस प्रकार के संयोजन को सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। फिक्स करिए, सेलों के संयोजन में जब पहले सेल के ऋण प्लेट को दूसरे सेल के धन प्लेट से, दूसरे सेल के ऋण प्लेट को तीसरे सेल के धन प्लेट से जोड़ा जाता है तो इस प्रकार के संयोजन को सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। आप एक बार इस चित्र से समझिए, इसे ध्यान दीजिए। तीनों समान प्रकार के सेल हैं। सेलों के संयोजन में जब पहले सेल के ऋण प्लेट को दूसरे सेल के धन प्लेट से और दूसरे सेल के ऋण प्लेट को तीसरे सेल के धन प्लेट से जोड़ा जाता है तो इस प्रकार के संयोजन को सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। अगर आप इस सेल को ध्यान से सुने तो हर प्लस के पीछे देखिए ध्यान से, ये आंतरिक प्रतिरोध है, ये आंतरिक प्रतिरोध है, ये इसका आंतरिक प्रतिरोध है। विद्यार्थियों चूंकि संयोजन में हमने सारे सेलों को समान क्षमता वाला लिया है इसलिए हर सेल का विद्युत वाहक बल E है और उनका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है और इस पूरे सेल को हमने एक बाह्य परिपथ से जोड़ दिया है जिसका बाह्य प्रतिरोध कितना है, कैपिटल R है। अगर हम यहां से इस सेल के डेरिवेशन करें कि आई सेल कितना आएगा तो आइए चेक करते हैं। गणितीय व्याख्या आई सेल के लिए, आई सेल बराबर कितना होता है, ई पूरे के बटा कैपिटल R प्लस स्मॉल r, इसको बोल देते हैं समीकरण नंबर 1। क्लास के हर विद्यार्थी इस बात को जानते होंगे कि जो आई सेल है, आई सेल बराबर ई बटा कैपिटल R प्लस स्मॉल r है, जिसमें कैपिटल की जो है सेल का तुल्य विद्युत वाहक बल होगा, कैपिटल R जो है तुल्य बाह्य प्रतिरोध होगा, स्मॉल r जो है तुल्य आंतरिक प्रतिरोध होगा। अब चूंकि आपने सारे सेलों को किस क्रम में जोड़ा है, श्रेणी क्रम में, चूंकि आपने सारे सेलों को किस क्रम में जोड़ा है, श्रेणी क्रम में, तो हमें मालूम है कि आई सेल बराबर होता है ई पूरे के बटा कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो हम इसमें जानते हैं आई सेल जो है जिसमें कैपिटल ई तुल्य विद्युत वाहक बल है, कैपिटल R जो है तुल्य बाह्य प्रतिरोध है और स्मॉल r जो है तुल्य आंतरिक प्रतिरोध है। इस चीज को आप ध्यान दें, आई सेल बराबर होता है कि पूरे के बटा कैपिटल R प्लस स्मॉल r। कैपिटल R जो है किसका तुल्य बाह्य प्रतिरोध है, स्मॉल r तुल्य आंतरिक प्रतिरोध है। हमें एक बात अच्छी तरह से पता है, प्रतिरोधों के संयोजन से हमने ऑब्जर्व किया है, प्रतिरोधों के संयोजन से हमने देखा है कि श्रेणी क्रम में जो भी जुड़े होते हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों में धारा तो समान होती है। हालांकि यहां आई सेल निकाला, श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों में विभवांतर अलग अलग होता है। श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों में विभवांतर क्या होता, अलग अलग होता है। इसलिए हमें श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों में विभवांतर अलग अलग देखना होगा। धारा तो समान होती है, विभवांतर अलग अलग होता है। चलिए यहां से नोट डाउन करते हैं।
हमें ये बात अच्छी तरह से मालूम है, चूंकि श्रेणी क्रम संयोजन में विभवांतर यानी इसके लिए विद्युत वाहक बल भिन्न भिन्न होता है। तो वहां आपने अलग अलग विभवांतर देखा था, यहां मैंने सारे सेलों को एक समान क्षमता वाला लिया है। तो यहां पर अगर आप सोचेंगे तो आप एक का नियम लगाएं, चूंकि एक सेल का विद्युत वाहक बल बराबर कितना है, ई वोल्ट। ऐसे ही श्रेणी क्रम में जुड़े n सेलों का, विद्यार्थियों हम डेरिवेशन डायरेक्ट n सेलों के लिए कर रहे हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े n सेलों का विद्युत वाहक बल बराबर कितना होगा, n इंटू ई। क्योंकि एक सेल का विद्युत वाहक बल कितना है, E, तो ऐसे ही श्रेणी क्रम में जुड़े n सेलों का विद्युत वाहक बल कितना होगा, n इंटू ई। फिक्स है। अगर n सेलों का विद्युत वाहक बल n इंटू ई हुआ तो फिर आगे सोचे, चूंकि एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना है, स्मॉल r। इसलिए ऐसे ही श्रेणी क्रम में, संयोजन श्रेणी क्रम का है, श्रेणी क्रम में जुड़े n सेलों का ऐसे ही श्रेणी क्रम में जुड़े कितने सेल, n सेलों का आंतरिक प्रतिरोध। तो क्लास का हर बच्चा जानता है कि श्रेणी क्रम का जो तुल्य प्रतिरोध होता है, अगर r ओमेगा के n प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध n इंटू r होता है। तो ऐसे ही अगर एक सेल का तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में r है तो n प्रतिरोध अगर जुड़े हुए हैं तो n इंटू r हो जाएंगे। अब हम समीकरण 1 से चल लें, तो समीकरण 1 से क्या कहानी बनेगी, समीकरण 1 से कहानी बनेगी, आई सेल बराबर n इंटू की अब पूरे के बटा कैपिटल R प्लस n इंटू स्मॉल r। आई सेल बराबर n इंटू की अब पूरे के बटा कैपिटल R प्लस में n इंटू स्मॉल r। ये श्रेणी क्रम के लिए सत्य है, श्रेणी क्रम संयोजन के लिए सत्य है। विद्यार्थियों सबसे टॉप क्लास की बात यहां पर क्या आएगी, सबसे टॉप क्लास की बात यहां पर क्या आएगी, यहां पर सबसे टॉप क्लास की बात यही, कंडीशन जब लगेगा तो आपको पता चलेगा कब धारा का मान घट रहा है श्रेणी क्रम में, कब धारा का मान बढ़ रहा है। हमें उम्मीद है कि यहां तक के डेरिवेशन के पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। इस स्टेप का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको आगे की ओर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आई सेल का डेरिवेशन कर लिया है श्रेणी क्रम में। आपने देखा कि श्रेणी क्रम में आई सेल बराबर आपको प्राप्त हो रहा है n इंटू की आप पूरे के बटा कैपिटल R प्लस n इंटू की स्मॉल r। यहां से आपने आई सेल का डेरिवेशन कर लिया है n इंटू ई पूरे के बटा कैपिटल R प्लस n इंटू स्मॉल r। अगर आप इस केस को आगे की ओर बढ़ाएं, सोचें, कुछ विद्यार्थी इसमें यह भी कहेंगे यदि सेल असमान क्षमता वाले हों, यदि सेल अलग अलग क्षमता वाले हों तो क्या होगा, यदि सेल अलग अलग क्षमता वाले हों तो क्या होगा। तो क्लास का हर बच्चा जानता अलग अलग क्षमता में क्या हो सकता है, अलग अलग क्षमता में आई सेल बराबर तुल्य विद्युत वाहक बल है, तो जितने सेल लगे उतना विद्युत वाहक बल E1 E2 E3 प्लस डॉट डॉट। अब पूरे के बटा कैपिटल R बाह्य प्रतिरोध तो एक ही काम करेगा चित्रानुसार, लेकिन स्मॉल r का क्या तरकीब होगा, R1 R2 R3 प्लस डॉट डॉट।
अलग अलग क्षमता वाले सेलों का भी आपने डेरिवेशन कर लिया है। आइए इसमें केस लगाते हैं, इंपॉर्टेंट केस, विशेष स्थितियां, और देखते हैं कब धारा ज्यादा मिलेगी। विशेष स्थितियां। अब विद्यार्थियों, अगर आप लेक्चर नंबर 9 का पार्ट 1 और पार्ट 2 देख करके एंट्री किए होंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। आई सेल जो आपने समीकरण प्राप्त किया है, आई सेल जो आपने समीकरण प्राप्त किया है, आई सेल बराबर आपने क्या प्राप्त किया है, एन इंटू की पूरे के बटा कैपिटल आर प्लस स्मॉल एन इंटू स्मॉल आर। इस समीकरण को आप तनिक ध्यान दीजिए और इसे समझने की कोशिश करिए। आप सेल के विद्युत वाहक बल के साथ कुछ नहीं कर सकते, आप हमेशा कंडीशन कैपिटल आर या स्मॉल आर पे लगा सकते हैं। और मैंने लेक्चर नंबर 9 में हमेशा बताया है कि किसी को घटा करके हम शून्य तो नहीं कर सकते। चलिए केस लगाते हैं, सुनते हैं, देखते हैं कब धारा का मान कैसे क्या होगा। विशेष स्थितियां, तो इसमें मैं स्थिति नंबर 1 बता रहा हूं आपको। स्थिति नंबर 1, इसमें मैं ये ले रहा हूं कि जब मेरा कैपिटल आर बहुत बहुत ज्यादा होगा एन इंटू स्मॉल आर से, तो इसका मतलब एक बात साफ है कि एन इंटू स्मॉल आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। कैपिटल आर बहुत बहुत बड़ा है एन इंटू आर से, इसका मतलब एन इंटू स्मॉल आर का वैल्यू 0, और एन इंटू स्मॉल आर का वैल्यू 0। तो जरा समीकरण से चलने की कोशिश करिए। आई सेल बराबर आपको क्या मिल रहा है, एन इंटू की पूरे के बटा कैपिटल आर और यहां का वैल्यू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो आई सेल बराबर आपको कितना मिल रहा है, आई सेल बराबर मिला एन इंटू की पूरे के बटा कैपिटल आर। इसको आप ऐसे सीधा करके लिखें, आई सेल बराबर, तो आई सेल बराबर कितना आ रहा है, एन गुणते में की बटा आर, एन गुणते में की बटा आर। और अगर आप फोकस करके देखें, एन गुणते में ई बटा आर, ई बटा आर किसकी धारा है बताइए, ई बटा आर किसकी धारा है आप बताइए। आई सेल का समीकरण क्या था, आई सेल बराबर ई बटा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, स्मॉल आर 0 हो गया। ई बटा आर किसकी धारा, एक सेल की धारा। ई बटा आर किसकी धारा, एक सेल की धारा। ई बटा आर किसकी धारा, एक सेल की धारा। आंतरिक प्रतिरोध अगर शून्य हो गया तो ई बटा आर किसकी धारा, एक सेल की धारा। अब यहां पर आप साफ साफ बोल सकते हैं ई बटा आर बराबर है एक सेल की धारा, एक सेल की धारा। यानी यहां से जो आई सेल का केस बन रहा है वो एन गुणते में एक सेल की धारा होगी, एक सेल की धारा होगी। ठीक है, एक केस तो ये बना आपका, इसको हाईलाइट करिए। देखिए आपने किया क्या, कुछ नहीं, आई सेल का डेरिवेशन किया। आप कंडीशन या तो कैपिटल आर पे लगा सकते हो या तो स्मॉल आर पे। सबसे पहला केस मैंने मान लिया कि कैपिटल आर बहुत बहुत ज्यादा है स्मॉल आर से, तो इसका मतलब एन इंटू स्मॉल आर का वैल्यू 0 हो जाएगा। ये 0 हो गया तो आई सेल बराबर एन इंटू ई बटा आर हुआ। एन को इधर कर ले तो ई बटा आर। आप बता दीजिए ना हमें ई बटा आर किसकी धारा है, जब आंतरिक प्रतिरोध शून्य है तो ई बटा आर आप एक ही बात बोलेंगे कि ई बटा आर एक सेल की धारा है। तो एन गुणते में एक सेल की धारा आई सेल, स्थिति संख्या 1 से। और अगर मैं यहां केस नंबर 2 लगाऊं, अगर मैं यहां स्थिति संख्या 2 लगाऊं तो स्थिति संख्या 2 से आप क्या पाएंगे, चेक करिए। स्थिति संख्या 2 में इसका उल्टा मान लीजिए, मान लीजिए कैपिटल आर जो है बहुत बहुत कम है एन इंटू आर से, तो इसका मतलब साफ है कि जो आपके कैपिटल आर का वैल्यू हुआ वो कितना हुआ, 0। और कैपिटल आर का वैल्यू अगर 0 हुआ तो आई सेल कितना आएगा, चेक करिए। आई सेल आएगा एन इंटू की पूरे के बटा कैपिटल आर 0 और एन इंटू आर। इसको आगे बढ़ाइए, आई सेल बराबर कितना आएगा, आई सेल बराबर आएगा एन इंटू की पूरे के बटा एन इंटू आर, एन से एन कैंसिल। आई सेल बराबर कितना आएगा, आई सेल बराबर आएगा ई बटा कैपिटल आर। क्लास का हर बच्चा जानता है कि ई बटा कैपिटल आर एक सेल की धारा है, ई बटा कैपिटल आर एक सेल की धारा, अर्थात आई सेल बराबर कितना आया, एक सेल की धारा, एक सेल की धारा। चेक करिए जल्दी से,
चेक करिए, श्रेणी क्रम में सेल को जोड़ने में कम मजा है, श्रेणी क्रम में सेल को जोड़ने में कम मजा है। चेक करिए, श्रेणी क्रम में सेल को जोड़ने में कम मजा है जब बाहर वाला तार, जब बाहर वाला प्रतिरोध बहुत बहुत लंबा हो अंदर वाले प्रतिरोध से, जब बाहर वाला प्रतिरोध बहुत बहुत लंबा हो अंदर वाले प्रतिरोध से, तो सेल से जो धारा मिलेगी वो एक सेल की धारा का n गुना मिलेगी। n गुना मतलब अगर 100 सेल जोड़े गए हैं तो एक सेल की धारा गुणते में 100 सेल की धारा, n गुणे एक सेल की धारा। n मतलब क्या है? सेलों की संख्या। एक सेल की धारा गुणते में सेलों की संख्या बराबर मिलेगा I सेल। कब? जब बाहर वाला प्रतिरोध बहुत बहुत बड़ा होगा अंदर वाले प्रतिरोध से, मतलब बाहर वाले तार का लंबाई बहुत ज्यादा होगा अंदर वाले प्रतिरोध से। आप स्थिति संख्या 2 देखें, उल्टा केस लगाएं, जब R बहुत बहुत छोटा है n इंटू आर से, तो आपने देखा है यहां पर जो सेल की धारा मिल रही है वो एक सेल की धारा मिल रही है, मतलब n गुणते में नहीं है, n गुणते में नहीं है। इसका मतलब जब हम सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और बाहर का तार बहुत लंबा कर देते हैं अंदर के संयोजन से, तो इसका मतलब हमें I मैक्स मिलता है, और जब हम अपने बाहर के तार को बहुत छोटा कर देते हैं अंदर के संयोजन से, तो हमें I min मिलता है। उम्मीद है कि आज का पॉइंट आपको यह समझ में आया होगा। आज के क्लास के लिए, आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। शेष आपको जो है लेक्चर नंबर 11 में प्रोवाइड किया जाएगा, जो सेलों के संयोजन में जो है आपको समांतर क्रम संयोजन के रूप में समझाया जाएगा। वीडियो को सीक्वेंस में देखते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।